कहानी की शुरुआत में काई नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो बांस के जंगलों से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके जन्म के बारे में कोई नहीं जानता था और किसी को यह भी पता नहीं था कि वह कहां से आया है। लेकिन जापानी लोगों का मानना है कि शैतानों ने उसे तेंगो जंगल के बीच में पाला था। अब काई दौड़ते दौड़ते थक गया था और आगे जाकर एक नदी में गिर जाता है। इसके कुछ देर के बाद समुराई ओइसी उसे देखता है, लेकिन उसके सिर के पिछले हिस्से में एक मार्क बना हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें वह शैतानों के प्रजा का हिस्सा लगता है और इसीलिए वह उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी समय उसके राजा असानो उसे रोक देता है, क्योंकि उसे काई के अंदर कुछ अलग नजर आया था। इसलिए वह उसे अपने इलाके में ले जाता है, जहां उसकी बेटी मीका भी उसे देखती है। लेकिन असानो काई को अपने राज्य में नहीं रहने देता, क्योंकि काई पूरी तरह से जापानीज नहीं होता है। इसलिए काई अब राज्य के पास में ही एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगता है। अब धीरे धीरे काई और मीका एक दूसरे के करीबी हो जाते हैं और इसी तरह से वे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन असानो के राज्य के लोग अभी भी उसे एक आउटकास्ट ही मानते हैं, जबकि काई असानो के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। अब इसी तरह से 10 साल गुजर जाते हैं और काई अब बड़ा हो जाता है। तभी एक दिन कुछ समुराई जंगल से गुजर रहे होते हैं, जिसके दौरान एक क्रिएचर उन पर हमला कर देता है। यह देख समुराई उस क्रिएचर को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वह क्रिएचर इन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इसके दौरान बहुत से समुराई मारे जाते हैं। लेकिन समुराई अभी भी उस क्रिएचर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और तभी काई भी उस क्रिएचर को देख लेता है। इसके बाद वह अपने घोड़े पर बैठकर उस क्रिएचर के सामने आने लगता है, लेकिन तभी इसी बीच वह क्रिएचर एक समुराई को मारने वाला होता है, जिसके बाद काई वहां आकर उस क्रिएचर को अपनी तलवार से मार देता है। लेकिन इसके बाद वह समुराई काई से कहता है कि तुम्हारे हाथों से बचने के बजाय मेरा तो मर जाना ही अच्छा था। यह सुनकर काई को बहुत बुरा लगता है। तभी इसी बीच उसकी नजर एक सफेद लोमड़ी पर जाती है, जिसकी एक आंख का कलर ब्लू और दूसरे का ब्राउन होता है। तभी कुछ देर में राजा भी वहां पर आ जाता है, लेकिन उसको लगता है कि उस क्रिएचर को समुराई ने मारा है। इसके बाद समुराई भी किसी को पूरी सच्चाई नहीं बताता और राजा उसे क्रिएचर का एक सिंग सम्मान के तौर पर दे देता है। तभी उसी समय राजा के सबसे करीबी सिपाही, जिसका नाम ओसिन होता है, उसकी नजर काई के हाथों पर लगे हुए खून पर जाती है, जिसकी वजह से वह समझ जाता है कि इस क्रिएचर को काई नहीं मारा है। लेकिन इसके बाद भी वह किसी से कुछ नहीं कहता। इसके बाद हमें पता चलता है कि दूसरे राज्य के राजा, जिसका नाम कीरा होता है, उसी ने इस हमले को करवाया था, क्योंकि कीरा का इरादा अपनी एक स्पेशल जादूगरनी के साथ मिलकर उस राज्य पर कब्जा करने का होता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि 2 कलर की आंखों वाली लोमड़ी ही वह जादूगरनी थी। अब इधर जादूगरनी कीरा के पास आती है और उसे राज्य में होने वाले फेस्टिवल में चलने के लिए मनाने लगती है। अब इसके कुछ दिनों के बाद वह फेस्टिवल शुरू होता है, जिसमें सभी राज्यों के राजा और लोग आए हुए थे। लेकिन इसके अलावा वहाँ पर सोगन भी आया हुआ था, जो कि सभी राजाओं का सरदार होता है। इधर काई भी चुपके से इस फेस्टिवल को देख रहा था, क्योंकि वह पूरा जापानीज नहीं होता, इसलिए वह सभी के सामने नहीं आ सकता था। तभी उसी समय काई को एक लड़की नजर आती है, जिसकी दोनों आंखें बिल्कुल जादूगरनी की जैसे थी। यह देख काई उसकी सच्चाई समझ जाता है। इसके बाद वह ओइसी को बताता है कि वह लड़की कीरा की एक जादूगरनी है, इसलिए जरूर कीरा ने ही हमला करवाया होगा। लेकिन ओइसी उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और उसे याद दिलाता है कि वह केवल एक आउटसाइडर है, इसलिए उसे यह सब बोलने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद काई पूरी तरह से शांत हो जाता है। अब अगले दिन टूर्नामेंट शुरू होने वाला था, जहाँ पर कीरा का समुराई फील्ड में एंटर करता है। लेकिन जब काई के राज्य का समुराई अपने कपड़े पहन रहा होता है, तभी अचानक से वह सफेद लोमड़ी उसके पास आती है और उसको अपने जादू से बेहोश कर देती है। अब काई उस समुराई को बेहोशी की कंडीशन में देख लेता है और समझ जाता है कि अगर राजा असानो के पास कोई फाइटर नहीं होगा, तब उसकी वजह से उसे बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए काई अब बिना कुछ सोचे उस समुराई के कपड़े को पहन लेता है और इसी के साथ में वह अपना चेहरा भी छुपा लेता है। इसके बाद काई फील्ड में आता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। अब काई और वह समुराई आपस में लड़ने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से शानदार मुकाबला कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हमले के दौरान काई का मुकुट निकल जाता है और सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। यह देख असानो को भी समझ नहीं आता कि समुराई के जगह पर काई क्यों है, क्योंकि उनके राज्य से लड़ने के लिए तो समुराई था। अब इस बात से सोगन को बेइज्जती लगती है, क्योंकि उन्होंने समुराई के बजाय एक आउटसाइडर को लड़ाई में उतार दिया था। इसलिए सोगन अब बाकी समुराई से काई को मार देने का आदेश दे देता है। यह देख असानो उसे बचाने के लिए सोगन से माफी
माफी मांगता है, लेकिन समुराई काई को लाठियों से बहुत मारते हैं और वह काई से ऐसा करने के पीछे की वजह भी नहीं पूछते। अब इस घटना से राजा बहुत ज्यादा शर्मिंदा और निराश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह जादूगरनी जिसका नाम मिजुकी है, वह कीरा से कहती है कि उसे राजा असानो की कमजोरी महसूस होती है। इसके बाद वह एक लिक्विड निकाल कर उसे एक जहरीली मकड़ी में बदल देती है। अब इसके बाद मिजुकी अपनी ताकत के साथ असानो के कमरे में आ जाती है, जहाँ इस वक्त वह आराम से सो रहा था। इसके बाद वह मकड़ी को उसके मुंह पर रख देती है, जिसकी वजह से मकड़ी का बैगनी रंग उसके मुंह से टपकने लगता है। और तभी अचानक से असानो को ऐसा लगता है कि कीरा उसकी बेटी मीका के कमरे में है और वह उसके साथ में जबरदस्ती कर रहा है। इसलिए वह अपनी तलवार लेकर तुरंत ही कीरा के कमरे में चला जाता है, जहाँ पर मीका को कीरा के साथ में देखते ही वह बहुत हैरान हो जाता है। इसके बाद असानो कीरा को अपनी तलवार से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसी समय ओइसी उसे रोक देता है, जिसके बाद पता चलता है कि यह तो राजा असानो का केवल भ्रम था, जो उसे मिजुकी की वजह से हुआ होता है, जबकि कीरा तो अपने कमरे में अकेला होता है। लेकिन अब राजा ने कीरा पर बिना किसी कारण के अटैक करने का कोशिश किया था, इसलिए सोगन उसे सेपु सजा सुना देता है, जो जापानीज समुराई के हिसाब से एक ऐसी सजा होती है जिसमें एक समुराई आत्मसम्मान से खुद की जान ले लेता है। अब ओइसी और असानो को पता होता है कि यह सब कीरा ने ही किया है, लेकिन बिना सबूत के वह उस पर आरोप नहीं लगा सकते थे, और अगर वे लोग सोगन के फैसले के खिलाफ गए तब राज्य के बाकी लोगों को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके बाद असानो अपने राज्य और मीका की सुरक्षा ओइसी के हवाले कर देता है, जबकि खुद सोगन की सजा के लिए तैयार हो जाता है। इसके अगली सुबह असानो मीका को अलविदा कहता है और समुराई परंपरा के अनुसार अपने पेट में तलवार मार लेता है। अब यह देखते ही मीका पागल हो जाती है, लेकिन इसके पहले कि राज्य के समुराई अपने राजा का बदला ले सकें, सोगन शांति बनाए रखने के लिए मीका को 1 साल के बाद कीरा से शादी करने का ऐलान कर देता है और उनका राज्य भी पूरी तरह से कीरा को दे देता है। लेकिन अब समुराई आपस में ना लड़ें, इसलिए सोगन उनको रोनिन घोषित करके दूर चले जाने के लिए कहता है, ताकि वे लोग कभी भी बदला लेने के लिए तलवार ना उठा सकें। अब सोगन के जाते ही कीरा अपना असली रूप दिखाने लगता है। वह ओइसी को असानो की मौत का बदला लेने से मना करता है और काई को यहाँ से दूर गुलामी करने भेज देता है, लेकिन वह ओइसी को 1 साल के लिए कैद करने के लिए भी आदेश दे देता है। इसके बाद वह बाकी बचे हुए समुराई को भी यहाँ से चुपचाप दूर चले जाने के लिए कहता है और दोबारा यहाँ पर आने से मना करता है। अब इसी तरह से 1 साल गुजर जाते हैं, जिसके बाद ओइसी को जेल से रिहा कर दिया जाता है और एक दूर गांव में भेज दिया जाता है। लेकिन ओइसी ने अपने राजा से वादा किया था कि वह अपने राज्य और मीका का ख्याल रखेगा, इसलिए वह अपनी पत्नी रिकू से मिलता है और वह उसे बताती है कि कीरा मीका को अपनी हवेली ले गया है, जहाँ बहुत जल्द ही वह मीका से शादी भी करेगा, जबकि काई को दूज कॉलोनी के हाथों एक गुलाम बना दिया गया है। इसके बाद ओइसी समुराई को काली झील पर इंतजार करने के लिए कहता है और इसके बाद वह काई को आजाद करने के लिए दूज कॉलोनी में जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि काई को जानवरों के हवाले कर दिया गया है। लेकिन काई तलवारबाजी में टैलेंटेड था और इसकी मदद से वह उस जानवर को खत्म कर देता है। इसके बाद ओइसी जब उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, तब काई अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि उसको ओइसी और राज्य के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। इसके बाद ओइसी उसे बताता है कि मीका को तुम्हारी जरूरत है। यह सुनते ही काई को पुरानी बातें याद आ जाती हैं और वह तुरंत उसके साथ में वहाँ से भाग जाता है। अब लौटते समय ओइसी काई से माफी मांगता है, क्योंकि वह अब तक उसको गलत समझता था। इसके बाद वह काई को कीरा के खिलाफ लड़ने और अपने राजा का बदला लेने के लिए कहता है, जिस पर काई भी बिना कुछ कहे तुरंत मान जाता है। अब अगली सुबह काई और ओइसी समुराई से मिलते हैं, जहाँ पर वो सभी असानो की मौत का बदला लेने की कसम खाते हैं, लेकिन उनको लड़ने के लिए तलवारों की जरूरत होगी, जो कि उनके पास से छीन ली गई थी। इसलिए काई उनको तेंगो जंगल के बारे में बताता है, जिसे लोग अब तक केवल एक मिथ मानते थे। इधर कीरा का एक समुराई उसे बताता है कि ओइसी को जेल से रिहा कर दिया गया है और वह हमला करने की योजना बना रहा है। यह सुनते ही कीरा तुरंत मिजुकी से उसको मार देने का आदेश दे देता है। वहीं दूसरी ओर काई ओइसी को बताता है कि मुझे शैतानों ने ही तेंगो जंगल में पाला था, जहाँ के दानों ने मुझे लड़ना और जादू करना भी सिखाया था। लेकिन काई को लगा कि उसकी जगह आम लोगों में थी, इसलिए वह वहाँ से भाग आया और जादू नहीं करने का कसम खाया। इसके बाद वह बताता है कि अगर हमें उनकी खास तलवारें चाहिए, तब उसके लिए हमें उनके परीक्षा में पास होना होगा। इसके कुछ समय के बाद सभी लोग तेंगो जंगल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उनको एक पुराना मंदिर मिलता है और असल में
में काई पहले यहीं पर रहता था। इसके बाद वह ओइसी को मंदिर के अंदर ले जाता है, जबकि बाकी लोग मंदिर के बाहर ही उनका इंतजार करने लगते हैं। इसके बाद काई ओइसी को समझाता है कि मंदिर में चाहे कुछ भी हो जाए वह तलवार नहीं निकाल सकता। इसके बाद वह दोनों मंदिर के अंदर आते हैं और वहाँ तेंगो की एक बड़ी सी स्टैचू को देखते हैं। अब काई तुरंत एक सीक्रेट रूम के अंदर जाता है, जहाँ पर उसको एक तलवार दिखाई देती है, लेकिन तभी उसको एक तेंगो देवता देख लेते हैं और वह काई को उसकी उत्पत्ति के बारे में बताते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि काई के पिता एक किसान हुआ करते थे, जिन्होंने एक अंग्रेज से प्यार करके शादी कर ली थी, लेकिन बाकी लोगों ने उनकी शादी को नहीं माना और सजा के तौर पर उनको तेंगो जंगल में फेंक दिया। इसी तरह से काई को तेंगो देवता ने देखा और उसको मंदिर में लेकर आए, जिसके बाद उन्होंने उसे लड़ना और जादू करना सिखाया था। इसके बाद काई उनको बताता है कि उनको तेंगो देवता की तलवार हासिल करनी है, जिसके बाद वह काई को तलवार दे देते हैं। लेकिन तभी ओइसी असानो और बाकी लोगों को भी अंदर आते हुए देखता है, जिसके दौरान असानो अपनी तलवार भी निकाल लेता है। अब इसकी वजह से तेंगो को गुस्सा आता है और वह उस पर हमला कर देता है। इसके बाद तेंगो बाकी रोनिन को भी मारने लगता है। अब यह नजारा देख ओइसी घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वह अपनी तलवार को निकाले या नहीं निकाले, लेकिन फिर भी वह अपनी तलवार नहीं निकालता, जिसके बाद उसे पता चलता है कि यह सब तो केवल उसका भ्रम था। इसके बाद तेंगो देवता उन्हें उनकी स्पेशल तलवारें दे देते हैं। अब काई और ओइसी तलवारें लेकर मंदिर से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वह रास्ते में उन सभी को इन तलवारों की ताकत दिखाता है, जहां वह देखता है कि ये तलवारें बिना किसी खरोच के पेड़ की टहनियों को काट सकती हैं, जिसकी वजह से सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वह इन तलवारों की मदद से कीड़ा को खत्म कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग गांव में पहुंचते हैं, वहां पर ओइसी को एक आदमी मिलता है जो उसको बताता है कि कीड़ा शाम के वक्त मंदिर में प्रेयर करेगा और वहीं पर मीका के साथ में शादी भी करेगा। अब रात के समय ये लोग कीड़ा की सेना तक पहुंचते हैं, जिसके बाद वह देखते हैं कि वहाँ कीड़ा नहीं बल्कि मिजुकी है, जिसने इनको अपनी जाल में फंसा लिया है। इसके बाद मिजुकी इन पर हमला कर देती है और इस हमले में बहुत से समुराई मारे जाते हैं, लेकिन काई और ओइसी बचे हुए लोगों के साथ तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं, जबकि मिजुकी को लगता है कि ओइसी आग में जलकर मर चुका है। लेकिन रोनिन अभी भी हार नहीं मानते और अगले दिन कीड़ा की शादी के कलाकार बनकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसके बाद जैसे ही सभी लोग शादी में बिजी हो जाते हैं, उसी समय रोनिन कीड़ा के महल रक्षक को खत्म करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इसके कुछ देर बाद वह कीड़ा के सबसे ताकतवर फाइटर को मारने में भी कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग आम सेना पर हमला कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मीका कीड़ा के साथ में जाने से मना कर देती है और उसे छोड़कर अलग डायरेक्शन में चली जाती है। अब काई को देखते ही मीका बहुत खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। लेकिन उसी समय मिजुकी एक बड़े अजगर के रूप में वहाँ पर आ जाती है, जिसे देख काई मीका को पीछे कर देता है और खुद मिजुकी से लड़ने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है। लेकिन काई ने तो डीमन स्वॉर्ड फाइटिंग सीखा हुआ था, इसके बाद वह बिना डरे उसका सामना करता है। अब मिजुकी लगातार उसके ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन काई के पास उसके हर हमले का जवाब होता है, जिसकी वजह से वह काई की तलवार से नहीं बच पाती और आखिर में काई मिजुकी को मारने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी ओर ओइसी भी कीड़ा से लड़ रहा होता है और आखिरकार वह भी कीड़ा को मारकर अपने राजा असानो का बदला पूरा करता है, जबकि बाकी समुराई भी काई की सेना को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ओइसी बची हुई कीड़ा की सेना को उसका सिर दिखाता है और इस तरह से उनको सरेंडर कर देने के लिए मजबूर कर देता है। अब अगले दिन ओइसी और रोनिन असानो की कब्र पर अपना सम्मान देने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी सोगन उनके पास आता है और उसके ऑर्डर के खिलाफ जाने पर रोनिन को सरेंडर करना पड़ता है। इसके बाद सोगन उन सभी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उनको फांसी की सजा देने का सोचता है, लेकिन रोनिन ने यह सब केवल अपने राजा के लिए किया होता है, इसलिए वह ओइसी के बेटे को छोड़ देता है ताकि वीर ओइसी का खून बरकरार रहे। इसके बाद सोगन बाकी रोनिन को सेपू की मौत मरने का ऑर्डर देता है ताकि वे सभी सम्मान के साथ मर सकें। इसी के साथ वह राज्य को मीका के हवाले कर देता है, लेकिन मरने से पहले काई और मीका एक दूसरे को गले लगाते हैं और अगले जन्म में एक दूसरे को खोजने का वादा करते हैं। जिसके बाद अगली सुबह सभी 47 रोनिन सम्मान के साथ खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं और इसके बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिछली वाली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।